चलिए देखिए एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं। मनुष्य की समस्या दो प्रकार की होती है। एक समस्या शरीर की है जिसका समाधान रोटी और वस्त्र तथा अन्य अधिभौतिक सुविधाओं मानी जा सकती है, किंतु सब प्रकार के सुखी मनुष्य भी दुख, दौर्मनस्य, रोग, शोक, जरा और मरण का शिकार होता है। इस समस्या का समाधान ना तो रोटी और वस्त्र है, ना मोटर और महल हो सकते हैं। प्राचीन और मध्यकालीन विश्व शारीरिक समस्याओं से अधिक अपनी आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानता है। इसी से उस समय अध्यात्म विद्या का सभी देशों में विकास हुआ और मनुष्य मानने लगा कि जो सत्य प्रयोगशाला में परखा नहीं जा सकता, डॉक्टर के स्टेथोस्कोप, सर्जन की छुरी से छुआ नहीं जा सकता, वह या तो सत्य ही नहीं है अथवा है तो ऐसा जिसकी ओर मनुष्य को ध्यान नहीं देना चाहिए। अब इसके आधार पे एक बार क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। देखिए इसके क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे। देखिए क्वेश्चंस, इसको करने से पहले एक बार काम किया करिए, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको पढ़ लीजिए, ताकि जो वहाँ आंसर आएगा हम तो इसे पढ़ते बताते चले जा रहे हैं, लेकिन इसका नियम मतलब यही है कि पहले क्वेश्चन पढ़े रहिए, ताकि जहाँ आंसर आएगा वहाँ कम से कम पकड़ में आ जाएगा कि इस टाइप का इसका आंसर हमें यहाँ ढूंढना है। और जैसे यहाँ है, देखिए विज्ञान का सत्य किस पर आधारित है, पहला। दूसरा क्वेश्चन क्या था, विज्ञान की सीमा क्या है। जो सब क्वेश्चन दिमाग में रहेगा तो वहाँ से पैराग्राफ पढ़ते समय पता चल जाएगा यहाँ से कुछ ना कुछ आंसर है। तीसरा क्वेश्चन क्या था, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार अब इसमें क्या सही है वो। उसके बाद क्वेश्चन था आपका, प्राचीन और मध्यकालीन विश्व के जीवन के विषय में चिंतन दृष्टि क्या थी। बस इतना क्वेश्चन था। अब इससे आधार पे हम पढ़ते चले जाएंगे। सत्य नहीं अथवा ऐसा जिसकी ओर मनुष्य को ध्यान नहीं, ऐसे पढ़ते चले जाइए, ध्यान नहीं देना चाहिए। और विज्ञान ज्यों ज्यों नई विजय प्राप्त करता गया त्यों तो अधिकाधिक मनुष्य उसके भक्त बनते गए, यहाँ तक कि अध्यात्मवादियों को भी आवश्यकता अनुभूत होने लगी कि अपनी बातों को वे जहाँ तक संभव हो विज्ञान की भाषा में रखें। किंतु विज्ञान की वृद्धि से भी मनुष्य की शाश्वत समस्या दूर नहीं हुई। वह आज भी दुखी है, वह आज भी रोग, शोक, जरा, मरण का शिकार होता है। तथा सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले जिन सुखों की लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, उन सुखों के शैल पर बैठा हुआ मनुष्य भी चंचल, विषण और अशांत है, तथा उतना अशांत है जितना पहले के युग में शायद ही कोई रहा हो। अतएव चिंतन पर यह प्रतिक्रिया हुई कि मनुष्य की समस्याओं का समाधान विज्ञान भी नहीं है, क्योंकि विज्ञान से शरीर चाहे जितना भी सुखी हो जाए, आंतरिक संतोष में वृद्धि नहीं होती, उल्टे दिनों दिन उसकी मात्रा घटती जाती है। अब इसके आधार पे हमको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन क्या था, विज्ञान का सत्य किस पर आधारित है। ये बताइए इसका आंसर क्या हो सकता, आप पढ़िए। विज्ञान का सत्य किस पर आधारित है, बताइए इसमें क्या हो जाएगा। प्रयोगशाला में परीक्षण पर, यही आ जाएगा। उसके आधार पे कथन के आधार पे विज्ञान की सीमा क्या है, बताइए। विज्ञान की सीमा क्या है। वह पूर्ण आत्मिक संतोष प्रदान नहीं कर सकता, यही ना इसकी सीमाओं, कभी इसकी कोई सीमा ही नहीं है। अब उसी से उपयुक्त गद्यांश के अनुसार, अब इसमें क्या हो जाएगा आपका,
विज्ञान की उन्नति से मनुष्य का शाश्वत समस्या दूर हो गई। इसमें तो देखिए डी दिया ही है, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य की सभी समस्याओं का समाधान विज्ञान भी नहीं है, तो वैसे भी है। चलिए इसमें बता दीजिए क्या होगा। वह प्राचीन व मध्यकालीन विश्व की जीवन के विषय में चिंतन दृष्टि का क्या है, बताइए दृष्टि क्या है। तो इसके जो पैराग्राफ में अगर वो लाइन मिल रहा है तो वही होगा। इसमें कौन सा हो जाएगा बताइए। शारीरिक समस्याओं से अधिक अध्यात्म समस्याओं को प्रमुख मानता है, यही हो जाएगा, यही वाला होगा आपका। देखिए है भी ही है। अब फिर देखिए पैराग्राफ ऐसे ही आता है, एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चंस आएगा। अब इसको पढ़ लीजिए। भाषा का प्रयोग दो रूपों में किया जा सकता है। ये तो सामान्य जिससे लोगों में व्यवहार होता है। दूसरा साहित्य रचना के लिए, जिसमें प्रायः अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। साहित्यिक रचना के लिए प्रयुक्त भाषा लोक भाषा का कार्य करते हुए भी उससे भिन्न होती है, क्योंकि इसमें कवि की कल्पना भी काम करती है तथा उसे परिमार्जित रूप में प्रस्तुत करती है। अब देखिए विद्वानों का अनुमान है कि जब से संसार में साहित्य का सृजन आरंभ हुआ है तभी से अलंकारिक भाषा प्रयोग में लाई जा रही है। संसार का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद तथा आदि महाकाव्य रामायण इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इन दोनों रचनाओं में अलंकृत भाषाओं के उत्कृष्ट उदाहरण प्राप्त होते हैं। संसार में समस्त कवियों तथा साहित्यकारों ने इसी प्रवृत्ति का अनुकरण किया। वस्तुतः अलंकृत भाषा के अभाव में काव्य नहीं कहलाता है। इस बात का समर्थन करते हुए कहा गया कि अलंकार विहीन कविता विधवा के समान होता है। आचार्य वामय का भी कथन है कि जिस प्रकार किसी रमणी की सुंदरता अलंकारों के बिना पूर्ण नहीं होती, उसी प्रकार साहित्य भी आभूषणों के बिना शोभा नहीं पाता। आचार्य दंडी ने अलंकारों को काव्य की शोभा विधायक धर्म माना। आचार्य हम्मट और विश्वनाथ ने भी काव्य में अलंकार की महत्ता स्वीकारते हुए क्रमशः उन्हें सौंदर्य के उपकारक तथा शब्दार्थ के शोभा साई धर्म कहा। अब देखिए इसमें इसके आधार पे इसमें क्या हो जाएगा बताइए। पहला, संसार के अधिकांश कवियों ने जिस भाषा विषयक प्रवृत्ति का अनुसरण किया वह प्रवृत्ति है, बताइए कौन सा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा। अलंकृत भाषा का प्रयोग, यही तो होगा ना, यानी कि बी वाला। इसमें क्या हो जाएगा। शब्दार्थ के शोभाशायी धर्म अलंकार के समर्थक आचार्य हैं, कौन है बताइए। इसमें नहीं, समर्थक इसके विश्वनाथ थे, ये दूसरे के थे, विश्वनाथ आएगा इसमें। इसमें क्या हो जाएगा। साहित्य भाषा और लोक भाषा में एक प्रमुख अंतर है कि प्रथम इसमें क्या हो जाएगा बताइए। अलौकिक होते हैं कि दूसरी क्या हो जाएगा, परिमार्जित होते हैं, और दूसरा अपरिमार्जित, यही दोनों हो जाए, यही हो जाएगा ए। चलिए उसके बाद फिर इसको पढ़िए, इसको पढ़िए ध्यान से। क्या कह रहा है। आज तीसरी दुनिया में गायब हो गया। इसको पढ़िए, इसमें क्या था। आज तीसरी दुनिया के विकासशील देशों में देश की आधुनिकीकरण और विकास में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए भूमंडलीकरण एक मोह शब्द है। अमेरिका तथा
उसकी बिरादरी के अधिकारवादी बड़े पूंजीवादी देशों ने गरीबी से संघर्ष कर रहे विकासशील देशों के त्वरित विकास के लिए इसे एक कारगर और प्रभावी उपाय के रूप में प्रचारित किया। विकास के प्रश्न को केवल अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखने वाले इन बड़े राष्ट्रों का मानना है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद और राष्ट्रीय आय की वृद्धि में इसकी भूमिका चमत्कारिक है। इस अर्थ में भूमंडलीकरण आज विश्व में विकास का नया और आकर्षक नारा बन गया है। आर्थिक विकास के संदर्भ में भूमंडलीकरण का अर्थ है किसी देश की अर्थव्यवस्था को अन्य देश की अर्थव्यवस्था से संबद्ध कर उसे विश्वव्यापी बनाना। इसके लिए सभी वस्तुओं के आयात की खुली छूट, सीमा शुल्क में कमी, विदेशी पूंजी के मुक्त प्रवाह की अनुमति, सेवा क्षेत्र विशेषकर बैंकिंग, बीमा, महाजरानी क्षेत्रों में विदेशी पूंजी निवेश आदि उदार अर्थनीतियों की अपनाना आवश्यक है। आर्थिक उदारीकरण भूमंडलीकरण की आधारभूत शर्त, जिसके बिना देश की अर्थव्यवस्था को विश्वव्यापी आयाम नहीं दिया जा सकता। उदारीकरण का अर्थ है देश के उद्योग, व्यापार, लघु उद्योग, निर्यात की उपेक्षा कर देश में विदेशी उद्योग व व्यापार स्थापित करने, आयात को बढ़ावा देने की उदारता बरतना। इस प्रकार भूमंडलीकरण निर्यात की तुलना में आयात तथा स्वदेशी उद्योग धंधों की उपेक्षा विदेशी उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देने की आधारभूत नीति को अपनाकर चलता है, जो किसी भी राष्ट्र के हित में नहीं है। विश्व के बड़े पूंजीवादी राष्ट्रों ने भूमंडलीकरण के विकासशील देशों के लिए एक अद्भुत वरदान माना है। वह उन देशों के विकास के लिए अलादीन का चिराग हो। अब देखिए इसके आधार पे क्वेश्चन देख लीजिए क्या आ रहा है। भूमंडलीकरण में अब इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। विश्व के सभी देशों के समान विकास की भावना निहित है। राष्ट्र की संस्कृत अस्मिता का संरक्षण होता है। इसमें कौन सा हो जाएगा बताइए। या बड़े राष्ट्र की एकाधिकारवादी मनोवृत्तियों को ठुकराया घात हो सकता है, या बड़े देशों द्वारा छोटे देशों का शोषण करने की भावना निहित है भूमंडलीकरण में। इसका हो जाएगा डी वाला। ये उसको पढ़ेंगे तो यही निकल के आएगा इस पैराग्राफ के आधार पे। आप समझे। अलादीन का चिराग का अर्थ है, बताइए क्या हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प। इस गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा बताइए। शीर्षक निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए। आर्थिक उदारता यानी वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, पूरे भूमंडलीकरण की बात कर रहा है तो शीर्षक वही होगा। भूमंडलीकरण से क्या हो जाएगा तो आया था सर। इसमें क्या हो जाएगा। निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है, विदेशी उद्योग धंधों को प्रोत्साहन मिलता है। तो इससे क्या हो जाएगा, यही विदेशी उद्योग धंधों को प्रोत्साहन मिलता है। और कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें। चौथा नहीं होगा उसका? कौन सा? चौथा, विकासशील देशों का त्वरित विकास होना।
ये नहीं होगा क्योंकि इसमें भूमंडलीकरण की बात कर रहा है ना, तो उसमें वही होगा आपका विदेशी उद्योग धंधों को प्रोत्साहन मिलना। बात इसी पे कर रहा है उद्योग के बारे में, इस नाते यही होगा। बढ़ जाइए, इसमें देखिए क्या होगा। संख्याओं के 4 युग्म दिए हैं, 3 एक समान है, एक अलग है। इसको बताइए इसमें कौन सा होगा जो इसमें समान नहीं है। 9 से 243, 7 108, 5 75, इसमें से कौन सा जो है अलग है? कौन सा हो जाएगा बताइए? पहला वाला अलग है। पहला वाला कैसे हो जाएगा? मान लीजिए अगर हम काटेंगे 4 3 7 2 9, 7 5 12, जोड़ने पे तो ऐसा कुछ आ नहीं रहा है। अब ऐसा देख लीजिए कि एक दूसरे से कट जा रहा होगा, जैसे ऐसा कुछ तो लॉजिक लग नहीं रहा है। जैसे मान लीजिए इसको जोड़ के अंक रखे तब भी तो ऐसा कुछ लॉजिक है नहीं। इसको भी अगर जोड़ के रखे तो नहीं होगा। अगर इसमें इससे भाग दें 9 से तो कटेगा कि नहीं? 9 से भाग दीजिए इसमें 243 में, कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 और 9 से 63। और इसमें भाग दीजिए 75 में 5 से तो कितना आ जाएगा? 15। और इधर 7 में इससे भाग दीजिए तो 7 से भाग जाएगा। देखिए 7 करने में 7, 3 10, 7 25 35, 3 38, 7 चौक 28। इसको 11 से काटिए तो कितना हो जाएगा? 11 3 33 और फिर 3 33। अब इसका ये लॉजिक लग सकता है, इसमें काटने पे पॉइंट आ रहा है और पूरा पूरा कट जा रहा है। बात समझे ना? कुछ जो अलग होगा इसके आधार पे इसको हम बी वाले को अलग कर सकते हैं। पहले जोड़ के देख लीजिए, जोड़ के अंक आ रहा है, उसका क्यूब वगैरह ऐसा कुछ बन नहीं रहा है, तो यही कह सकते हैं कि इससे ये पूरा कट जा रहा है, इससे भी कट जा रहा है। देखिए इसमें क्या कह रहा है? अलग युग्म बताना है, तो ये इसका इसके फैक्टर में आ जा रहा है, ये भी आ जा रहा है, ये भी आ जा रहा है। ये इसके फैक्टर में 7 के फैक्टर में नहीं आएगा, 200 और 108, इसी वजह से ये अलग होगा। इसमें मैथ और रीजनिंग दोनों का दिमाग लगेगा। इसमें क्या हो जाएगा? निर्णय लेने में निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक क्रिया का चरण नहीं है? शायद उसमें बताए थे। इसमें क्या होगा बताइए? प्रस्तावना की पहचान। प्रस्तावना से आप किसी चीज़ का निर्णय नहीं ले सकते हैं। इसमें बताइए क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से लुप्त अक्षर ज्ञात करिए, कौन सा हो जाएगा इसमें? देखिए बी के बाद क्या आया? सी छोड़ के डी, ई डी ई एफ। देखिए बी के बाद सी के बाद डी आ रहा है, फिर डी के बाद ई एफ, फिर कीजिए ऐसे जी, ऐसे नहीं बैठ रहा है। देखिए जी एच आई जे, एन ओ पी क्यू आर। देखिए इसमें देख लीजिए कितने का डिफरेंस आ रहा है। ए बी सी जी एच आई, 2 का डिफरेंस आ रहा है ना, एच आई जे। और यहाँ एन ओ पी क्यू, ओ पी क्यू। अब यहाँ से देख लीजिए जी एच आई, यही 2 का आ रहा है। आई के बाद क्या आ जाए? जे के बाद के एल एम, यानी इसमें अगर 2 का डिफरेंस है तो इसमें 3 का डिफरेंस है। अगर इसमें 3 का होगा तो इसमें 4 का होना चाहिए इस हिसाब से। तो आर एस टी यू वी डब्ल्यू यहाँ होना चाहिए उस हिसाब से। तो क्योंकि यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है, वहाँ 2 का है तो यहाँ 3 का है। जे के एल एम एन हो जाएगा, या एन ओ पी क्यू है तो यहाँ आर के बाद क्या हो जाएगा आपका? एस टी यू वी डब्ल्यू। डब्ल्यू ही होगा इसका, सही है।
इसका बताइए। पी तथा क्यू 5, ये तो इस टाइप से तो कर ले जाएंगे, क्वेश्चन पूछा भी जाता बहुत, ये सी सेट में पूछा गया है। पी तथा क्यू 5:6 के अनुपात में है, उनके वर्गों का अंतर 99 है, तो पी का मान क्या होगा बताइए। इसका कितना हो जाएगा आंसर, ये बहुत आसान है, बताइए। पी तथा क्यू का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है आपका, 5 और 6 दे रखा है, उनके वर्गों का अंतर जो है 99 है। बात समझें। अब इसका क्या बताना है, पी का मान बताना है यहाँ पे, कितना हो जाएगा बताइए। अब देखिए उनके वर्गों का अंतर कह रहा है, तो इसमें वर्गों का अंतर क्या हो जाएगा, देखिए अनुपात दिया हो उनके वर्गों का अंतर। एक संख्या अगर हम 5 मानेंगे तो कितना हो जाएगा 5x, एक कितना हो जाएगा आपका 6x, ये तो होगा। अब इनके वर्गों का अंतर यानी कि 25x², एक हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 36x²। इसका अंतर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 99 दे रखा है, ये तो है। अब इसको घटा लीजिए, इसमें से तो कितना आ जाएगा आपका 11 आएगा, 11x² बराबर 99, तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरा, x² बराबर 9 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा। तो x बराबर अगर 3 हो गया तो p बराबर कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15, q बराबर कितना हो जाएगा 3 × 6 = 18। अब इसमें पूछा क्या है p का मान, तो p का मान कितना हो जाएगा मेरा 15 हो जाएगा, बस वही आंसर हो गया। पारस्परिक संचार की व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त शैली कौन सी है बताइए। इसमें ये तो उसमें बताए थे शायद इसमें हो जाएगा दृढ़ता। तो चलिए इसे पढ़ते चलिए। जो सामूहिक निर्णय लेने के लिए डेल्फी तकनीकी की मुख्य विशेषता क्या है बताइए। ये भी रख लीजिएगा, लिखित संचार। गोल्ड को कूट भाषा में होम से प्रदर्शित किया जाता है, SONS को TWT से प्रदर्शित किया जाता है, तो सी भार प्रदर्शित किया जाता है, तो CORD को किस कूट भाषा में प्रयोग किया जाएगा बताइए, प्रदर्शित किया जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें जो है, इसमें कितना बढ़ रहा है G+1, यहाँ 0 और यहाँ L का M हो जा रहा है +1, D का +1। इसमें देख लीजिए S का +1, O का 0, कुछ नहीं बढ़ रहा है, N का O, S का T। अब ऐसे यहाँ पे रख लीजिए, तो C का क्या हो जाएगा, C का D हो जाएगा, R का S, D का E। तो आसान है, यानी कि कौन सा हो जाएगा, ये वाला। सब पूछा गया है, बताइए इतना आसान क्वेश्चन इसका क्या हो जाएगा, इसका तो बता सकते हैं। चल रहा है ना ये, इसको देख बंद नहीं देना। इसमें क्या होगा बताइए। इसमें देखिए इसी का कोड छांट के लिख लीजिए। 6 का कोड कितना हो जाएगा बताइए, N, यही तो होगा। 7 का कोड कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे पीछे देखिए 1 2 3 4 5, A, NA। 1 का कोड कितना आ जाएगा, T। 5 का कोड कितना, आगे से 5वें नंबर पे जाइए, 2 2 4 1 5। 8 का कोड कितना हो जाएगा, O, और 8 का कोड हो गया। अब 6 का कोड कितना हो जाएगा, देखिए 6 का कोड यही है, यानी कि 1 2 3 4 5, 6वें नंबर पे, तो 1 2 3 4 5 6। कौन सा हो जाएगा बताइए, पहला वाला। इसमें क्या हो जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में 25 वर्ड नीचे व्यवस्थित किए गए हैं। यदि सभी वर्णों को वर्णमाला के
अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो किस वर्ण की स्थिति नहीं बदलेगी, ये बता रहा है। अगर वर्णमाला के आधार पर इसको व्यवस्थित किया जाए तो किसकी स्थिति नहीं बदलेगी, बताइए इसमें से सॉल्व करके बताइए, दिमाग लगाइए इसमें। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये सभी वर्णों को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो किस वर्ण की स्थिति नहीं बदलेगी। अब यहाँ से देख लीजिए, अगर हम यहाँ से वर्णमाला ए बी सी डी से शुरू होता है, ए बी सी डी से गिनते जाएंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, यानी सबसे लास्ट वाला आना, यानी कि वाई का नहीं बदलेगा, बाकी सबका अपने जगह पे नहीं रखा गया है। ए फिर से एक बार गिनिए, इसमें तो क्या दे रहा है, वाई इसमें बताइए किसका स्पेलिंग रॉन्ग है, ये भी आया हुआ सी सेट में। ट्रांसमिशन, हाँ इसका सही क्या हो जाएगा बताइए। हाँ मतलब इसमें रॉन्ग ढूंढना है, ट्रांस TRANSMITION, इसमें रॉन्गली वही लास्ट वाला हो जाएगा आपका, इसका सही क्या हो जाएगा, MISS हो जाएगा, ट्रांसमिशन। चूज द अप्रॉक्सीमेट मीनिंग द फ्रेज पुट द, इसका रेट तो दिया ही है इसमें दिया, नो सूनर डिड द अराइव द, इसमें देन लगेगा। चलिए मैथ वाले पाते हैं इसको, पार्टी क्या दिया था, तीसरा शब्द प्राप्त किया जा सकता है, इसमें बता सकते हैं, इसमें रीजनिंग का होता है, इसे बैठाना होता है पहले दूसरे तीसरे नंबर पे संधि शब्द अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे, तो कर ही ले जाएंगे। ये बताइए इसका क्या होगा, क्वेश्चन आया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं एक बार। देखिए ए बी और सी किसी कार्य को 20, 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं, कितने दिनों में ए उस कार्य को पूरा कर सकता है यदि वह प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता प्राप्त करे। इसको देखिएगा, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे जैसे मान लीजिए ए, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि कितने दिनों में ए उस कार्य को पूरा कर सकता है यदि वह प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता प्राप्त करे, मतलब बी और सी की सहायता ले। तो अगर तीसरे दिन बी सी की सहायता करेगा तो 3 दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, देखिए 3 दिनों में ए बी सी द्वारा किया गया कार्य बराबर कितना हो जाएगा बताइए। अब 3 दिन में देखिए बी और सी क्या कर रहे हैं, हर तीसरे दिन आ रहे हैं, तो ए कितना दिन कार्य करेगा 3 दिन में, ए पूरे 3 दिन करेगा। देखिए ए का 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए किसी कार्य को अगर 20 दिन में कर रहा है तो ए का 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/20, तो 3 बटा कार्य कितना हो जाएगा आपका, 3/20 प्लस। अब देखिए बी और सी हर तीसरे दिन आएंगे, तो बी 1 दिन करेगा, सी भी कितना दिन करेगा, 1 दिन, तो बी का कितना हो जाएगा 1/30 और सी का भी हो जाएगा 1/60। और सबका एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए सबका एलसीएम कितना हो जाएगा मेरा 60 होगा,
अब 20 तियाँ 60, यहाँ 9 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 30 दूनी 60, और 60 इकन्ने में 60, तो 9 दो 11, 1 12, 12/60, तो कितना हो जाएगा 1/5। यानी कि यहाँ देख लीजिए 3 दिन में ABC द्वारा कितना कार्य किया जा रहा है 1/5 कार्य। अगर 1/5 कार्य कितना दिन में हो रहा है 3 दिन में, तो हम कहेंगे अगर देखिए 1/5 कार्य है तो इसमें इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर 5 से गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, पूरा कार्य कंप्लीट हो जाएगा। इसका यही तो हुआ, यानी उधर 5 से यानी कार्य को अगर 5 गुना किए हैं तो दिन को भी क्या कर देंगे, इसको भी 5 गुना कर देंगे, यानी टोटल आंसर कितना हो जाएगा मेरा 15 दिन। डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आएगा इस तरीके से कर सकते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिएगा। देखिए दिया A, B और C किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में A उस कार्य को पूरा कर सकता है, यदि वह प्रत्येक तीसरे दिन B और C द्वारा सहायता प्राप्त करे। बात समझे? इसके आधार पे एक बार फिर से इसको हम बता दे रहे हैं। देखिए समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है अक्सर। अब देखिए A जो है B और C की सहायता से क्या किया है, तीसरे दिन B और C की सहायता से काम कर रहा है। तो 3 दिन अगर काम करेंगे तीनों मिलके तो कितना दिन काम करेंगे, तीनों दिन। मतलब A जो करेगा वो क्या करेगा, वो 3 दिन पूरा कार्य करेगा, B और C एक एक दिन कार्य करेंगे, यही तो होगा ना। तो यहाँ पे देखिए A, B, C द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य, यही तो होगा। तो A, B, C में 3 दिन में किया गया कार्य आपका कितना हो जाएगा। देखिए A कितना कार्य करेगा, 3/20, क्योंकि A का 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/20, B का कितना हो जाएगा प्लस 1/30 प्लस इसका 1/60। सबका एलसीएम ले लिए, कितना आ गया मेरा 60, और 20 तियाँ 60, यहाँ 9 हो जाएगा, 30 दूनी 60, 2 हो जाएगा, 60 इकन्ने में 60, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 12/60 और 1/5। अब देखिए 1/5 कार्य कितने दिन में हो रहा है, 3 दिन में यदि हो रहा है तो टोटल कार्य कितना दिन में हो जाएगा, उसके 5 गुना समय में, यानी 15 दिन में हो जाएगा। बस यही आंसर आ गया। समझ में आ गया, बस यही चीज़। अब बताइए, ये तो आ गया आपका हिंदी का कुछ क्वेश्चन सेशन में। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी की संख्या नहीं है, बताइए इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी की संख्या नहीं है, इसमें से कौन सी इस श्रेणी की संख्या नहीं है, बताइए। कौन सा हो जाएगा बताइए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3, 4, 5। अब आगे किसका क्यूब आना चाहिए, 6 का क्यूब आना चाहिए। तो अब देखिए इसमें कह रहा है कौन सा, यानी कि सब किसी न किसी संख्या का क्यूब है। बात समझे, उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया है। तो देखिए अगर हम 512 देखें तो भी क्यूब है, किसका किसका क्यूब है, किसका, हाँ 729, 9 का हो जाएगा, उसके बाद ये 10 का हो जाएगा। अब इसके हिसाब से देखेंगे तो इसमें ये वाला होगा, क्योंकि ये क्या है, किसी का क्यूब नहीं है, क्योंकि सब किसी एक दूसरे के क्यूब हैं। अगर ये पूछता अगला कौन होगा, अगली संख्या मतलब कौन आएगी, तब अब आगे इसका मतलब है कि ये क्या कह रहा है, में से कौन श्रेणी का की संख्या नहीं है, यानी श्रेणी का अगला नहीं पूछ रहा है, श्रेणी के आगे जब आएगा अंक उसमें कौन सा इसका हिस्सा नहीं होगा। अगर अगला हिस्सा पूछता तो क्या होता है, 36 छक्का 216 आ जाता है, जो कि इसमें ही नहीं है। तो यानी कि आगे में कौन सा नहीं, स्क्वायर नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा, क्यूब ही आएगा। इसमें बताइए क्या हो जाएगा आपका, इसको कैसे सेट करेंगे। देखिए
4C 2B 3A, यहाँ 28 आ रहा है, यहाँ पे 7 आया, यहाँ A आया, यहाँ 45, यहाँ 15C। इसमें कैसे होगा बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा आपका? अब देखिए इसमें अगर देखें तो इसका लॉजिक खाली समझना है, आंसर से नहीं मतलब। देखिए इसमें अगर भाग देंगे तो ये वाली वैल्यू आना चाहिए, यही ना। देखिए 4 से अगर भाग देंगे 28 में तो कितना आया? 7 आया, यही तो हुआ। अब यहाँ से देखिए अगर 3 में भाग दिए तो कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। इसी हिसाब से अगर इससे इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? देखिए 10 अगर यहाँ रखेंगे तभी इसमें भाग देंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी। लॉजिक से इसको पकड़ना है। ये बताइए, अपने दिमाग से बनाइए इसको। देखिए सूर्योदय के बाद एक सुबह मोहन और सोहन एक लान में एक दूसरे की ओर पीट करके खड़े हैं। मोहन की छाया उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही है, तो सोहन का मुंह किस तरफ है बताइए? इसमें क्या हो जाएगा? अब यहाँ देखिए अगर ऐसे देख लीजिए, मोहन की छाया ठीक बाईं तरफ पड़ रही है तो उसका मुंह किधर होगा? अगर मान लीजिए सुबह का समय है, आप हैं, आपकी छाया अगर बाईं तरफ पड़ रही है तो आपका मुंह किधर होगा बताइए? अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, पहले देखिए सूर्योदय के बाद एक सुबह मोहन और सोहन एक लान में एक दूसरे की ओर पीट करके खड़े हैं। मोहन की छाया उसके ठीक बाईं ओर, अगर छाया ठीक बाईं ओर पड़ रही है तो उसका मुंह किधर होगा? बाईं ओर पड़ रही है यानी कि उसकी छाया किधर पड़ रही है? जो बायां हाथ है उसका किधर है? पश्चिम की तरफ है। जब बायां हाथ पश्चिम की तरफ करेंगे तो आपका मुंह किधर होगा? उत्तर की तरफ हो जाएगा। बात समझें? तो उसका मुंह अगर उत्तर होगा तो क्या किया है? एक दूसरे की ओर पीट करके खड़े हैं ना, तो यानी कि उसका मुंह अगर उत्तर की ओर होगा तो उसका किधर होगा? दक्षिण की तरफ हो जाएगा। यही बताना है, यानी कि उसका मुंह किधर हो जाएगा? दक्षिण की तरफ। अगर ये सूर्यास्त का समय होता है तो उसका परछाई किधर बन जाएगा? फिर आपका पूरब की तरफ बन जाएगा और पश्चिम की तरफ चला जाएगा। चलिए इसमें बताइए, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इसका लघुत्तम समापवर्तक 84 है, तो इसमें बड़ी संख्या क्या होगी? ये सारे क्वेश्चन आपके सीसेट में पूछा गया है, बस उसी से निकाल के लाए हैं। बताइए अब इसमें इस टाइप से क्वेश्चन में क्या करेंगे? देखिए इसको पहले हम अगर देखें तो 3x 4x मान लें, इसका अगर एलसीएम निकालें, लघुत्तम एलसीएम क्या होता है जानते हैं? एलसीएम और एचसीएफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है इसमें, यानी वह छोटी से छोटी वैल्यू जो दी गई सभी संख्याओं से क्या हो जाए? कट जाए या विभाजित हो जाए या डिवाइड हो जाए। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं में उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ मतलब सब में कॉमन हो। तो जैसे जैसे हम कहें 2 4 6 का एलसीएम क्या होगा? कितने लोग बता सकते हैं? 2 4 6 का एलसीएम बताइए। 2, हाँ सही है 12। यानी कि इसमें क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या उसका तब तक टेबल पढ़ेंगे जब तक ये दोनों संख्या से वो डिवाइड ना हो जाए। अब जैसे 6 है तो 2 से डिवाइड होगा, 4 से नहीं होगा, तो 12 जैसे कर देंगे तीनों से डिवाइड हो जाएगा। इसका एलसीएम हो गया। इसका एचसीएफ अगर बात करें तो एचसीएफ क्या होता है? अगर हम इसी का एचसीएफ निकालें 2 4 6 का एचसीएफ की बात करें तो कितना हो जाएगा मेरा? कॉमन क्या आएगा? 2 ही तो कॉमन होगा, यानी कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा बस। नहीं, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए 3x 4x अनुपात है, तो इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा बताइए? अगर एलसीएम की बात करें तो यह कितना हो जाएगा इसका? 12x, तभी ना इसमें भाग जाएगा, क्योंकि और कोई अंक लेंगे नहीं। तो वैसे भी जब एलसीएम निकालना हो तो सीधा दोनों का गुणा कर लीजिए, अगर एक दूसरे से अंक कट नहीं रहा है तब की बात कर रहे हैं। अब 12 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा? 84 के।
अब यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा 7। अब क्या कह रहा है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 4 यूनिट, 4x, तो 7 चौक 28 बड़ी संख्या हो जाएगा, यही तो होगा। 28 बड़ी संख्या हो जाएगा और छोटी संख्या कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। कौन सा बताइए, ये एक सेकंड बता दे रहे हैं कौन सा। ये देखिए, एक संख्या 3x मान ली है, एक संख्या 4x मान ली है। अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का क्या करेंगे, जैसे कोई ऐसा अंक एक लेना है जिसमें 3x से भी डिवाइड हो जाए और 4x से भी डिवाइड हो जाए। तो 12x अगर हम ले लें इन दोनों एक दूसरे का गुणा करके, क्योंकि एक दूसरे से अंक तो कट नहीं रहा है, इसका एलसीएम कहीं कॉमन निकालेंगे तो 12x बराबर हो जाएगा। इसमें 3 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा मेरा 4a। अब यहाँ देखिए ये 12 हो गया, तो 12x बराबर यही दिया हुआ, देखिए आपका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि 84। तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरा 7। x बराबर 7 हो गया तो 3x बराबर कितना हो जाएगा मेरा 7 त्रिक 21। 4x बराबर कितना हो जाएगा 7 चौक 28। अब इसमें देखिए पूछा क्या है, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा मेरा 28, यही बी वाला ही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा बताइए, दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:4 है और उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ दिया है। जब भी एचसीएफ निकालना हो किसी भी रेशियो में तो इसका हमेशा एक यूनिट होगा, क्योंकि कॉमन एक ही यूनिट तो लेंगे। तो इन दोनों में से जब कॉमन लेंगे 3 और 4 में तो एक ही यूनिट तो कॉमन मिलेगा। एचसीएफ की कंडीशन में हमेशा एक होता है। तो एक यूनिट बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4 के कौन सा पूछा है, तो उसका लघुत्तम समापवर्तक बताना है। तो डायरेक्ट सीधा अगर हम 12, देखिए एलसीएम जो इसका बनेगा 2 अंक है तो सीधा 12 यूनिट बनेगा। तो 12 यूनिट अगर निकालेंगे तो 12 चौक 48 इसका एलसीएम हो जाएगा। और डायरेक्ट अगर वैसे निकालेंगे तो देखिए 1 यूनिट बराबर 4 है तो 3 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा आपका 12 का, 4 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा आपका 16 के। 16 और 12 का एलसीएम निकालिए, देखिए कितना आ जाएगा। 16 और 12 का एलसीएम निकालिए तो देखिए 16 का ऐसा टेबल पढ़िए जो 12 से कट जाए। तो 16 तिया 48, 16 दूना 32 तो 12 से कटेगा नहीं, यानी 48 जब लेंगे तो 12 चौक 48, 12 से 4 से भी कट जाएगा। और चाहे तो डायरेक्ट निकाल देंगे तब भी हो जाएगा वही चीज़ें। तो यानी है इसका क्या हो जाएगा आंसर डी वाला। इसका बताइए कितना आएगा, अभी बताए हैं। दो संख्याओं का अनुपात दिया है आपका 4:5 और उनका महत्तम समापवर्तक 8 है, तदनुसार उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा बताइए, एलसीएम क्या होगा। देखिए एचसीएफ जो होता है यानी महत्तम समापवर्तक हमेशा कितना होगा 1 यूनिट का मान होगा। तो 1 यूनिट बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 के, और हमें बताना क्या है एलसीएम। एलसीएम तो एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा, बस इसी का गुणा कर लीजिए, 4×5 20 यूनिट, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं। तो 20 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 160, देखिए है यहाँ से हमसे। और चाहे वैसे अलग अलग करके अंक निकालेंगे तब भी आ जाएगा। ये बताइए, ये दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं, उनका महत्तम समापवर्तक 4 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा बताइए। अब बात समझ गए, यानी कि 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा आपका 4 के। तो 6×5 30 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा 4 तियाँ 12 यानी 120 के। समझिए अब तो कल ले जाएंगे ना इस टाइप से, क्वेश्चन बहुत है ऐसे इसमें भी। ये बताइए दो संख्याओं का अनुपात दिया आपका 7:11 है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ 28 है तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, जल्दी बताइए। इसमें क्या होगा
दो संख्याओं का अनुपात दिया है 7:11, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 28 है, यानी HCF 28 है, एक यूनिट बराबर क्या है इसका 28 है। तो क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। अब दोनों संख्याओं का योग अगर हम इन दोनों को ऐड करके भी निकाल लें ना, एक संख्या का कितना यूनिट है 7 यूनिट, एक 11 यूनिट, 11 7 18, यानी 18 यूनिट का हमें वैल्यू निकालना, अलग अलग निकालेंगे तभी वही बात होगी। यानी कि 18 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा बताइए, 28 गुणे 18 कितना आ जाएगा, गुणा करिए। 18 बटे कितना हो जाएगा 144 के 4 14, 18 दूना 36, 4 40, 10 50, यानी कि 504, यानी डी वाला आंसर आ जाएगा। CPSI में देखिए पूछा गया क्वेश्चन से। इसका कितना होगा बताइए, कितना होगा, इधर बताइए, इधर कितना होगा, कहीं बतिया रहे हैं, बात मत करिए, इधर करिए, कम से कम कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसका क्या दिया हुआ है, महत्तम समापवर्तक दिया है, यानी HCF हमेशा 1 यूनिट होगा। अगर रेशियो में क्वेश्चन आ रहा है तो हमेशा HCF कितना होगा 1 यूनिट होगा। तो यानी हमें यहाँ दिया है 1 यूनिट बराबर कितना दे रखा है आपका 12। अब यहाँ 2 3 4 का अगर हम LCM निकालेंगे तो कितना हो जाएगा रेशियो में, 2 3 4 का LCM, जो 2 से भी कट जाए 3 से 4 से, तो 4 3 12 हो जाएगा। तो 12 यूनिट अगर हम निकाल लें सीधा सीधा, देखिए जब 3 अंक है तो ऐसा नहीं कि सबको हम गुणा कर देंगे कि 3 दूनी 6 6 चौक 24, नहीं, उसका LCM निकाल लेंगे, जो छोटे डिजिट का LCM होगा। तो 12 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा मेरा 144। समझ में आ गया कि नहीं है डायरेक्ट। चलिए देखिए 1 यूनिट बराबर 12 हो गया। ये HCF हमेशा 1 यूनिट होता है, दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि कॉमन एक ही चीज़ तो आएगा जब रेशियो में है। अब LCM जो है हमें क्या करना है, 2 3 4 का LCM निकाल दीजिए, नॉर्मल जैसे निकालते हैं। 2 3 4 का LCM कितना हो जाएगा 12 होगा। तो 1 यूनिट बराबर 12 है, तो 12 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 12 गुणे 12 बराबर 144। बात समझें। अगर अलग अलग निकालेंगे तब भी आ जाएगा। देखिए अलग अलग भी निकाल के देख लेते हैं। 1 यूनिट बराबर 12 है, तो 3 यूनिट, देखिए 2 यूनिट पहले दिया है, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, यानी एक संख्या हम x मान लेते हैं, या ऐसे ही ले लीजिए 2 यूनिट बराबर, तो एक संख्या 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका 12 दूना 24। उसके बाद 3 यूनिट है, 12 3 36, और 4 यूनिट है, तो 12 चौक 48। अब इसका LCM निकालना पड़ेगा, इसमें टाइम लग जाएगा काफ़ी। तो एग्ज़ाम में इतना समय नहीं रहेगा कि एक एक डिटेल उसका फिर निकालें। तो यहीं से ये क्वेश्चंस बड़ा आसान होता है, और वो भी देखिए आपके एग्ज़ाम में आया भी है, ऐसा नहीं कि अपने आप से लिख के लाए हैं, सब वहीं से छाँट के लाया गया है। तो इस टाइप से देखिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आज तो हम लाए लगभग 150 के आसपास क्वेश्चंस होंगे सारे। समझ में आ गया कि नहीं ये चीज़ें, क्योंकि ये सब अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो धीरे धीरे हमको लगता है मैथ का काफ़ी चैप्टर प्रैक्टिस कर लिए आप लोग। वही अगर लिखवाते एक एक चैप्टर तो नहीं हो पाता एग्ज़ाम में। उसी का जो ये बता रहे हैं इसी का जो मेथड समझिए, और कोई तरीका नहीं है, जो थोड़ा बहुत जो तरीका है वही समझ जाइए। इसका कितना होगा बताइए। देखिए मल्टीटास्किंग में पूछा गया है, यदि एक परिमाण को 2:3:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो बड़ा भाग इतना है, तो परिणाम क्या हो, बताइए क्या हो जाएगा। यानी इसमें पूछ क्या रहा है, देखिए बड़ा भाग यानी कि 5 यूनिट बराबर, 5 यूनिट बराबर किसके दिया है 75 के, तो 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा 15 के। और हमें पूछ कितना रहा है, बस क्वेश्चन देखिए, परिणाम बताएं तो कितना हो जाएगा 5 3 8 यूनिट, तो 8 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका 15/120 के। बात समझें। चलिए 10 और 25 का तृतीयानुपाती क्या हो जाएगा बताइए। तृतीयानुपाती क्या होता है, देखिए तृतीयानुपाती कहते किसे, पहले ये समझ लीजिए। जैसे A/C है बराबर C/B, तो इसमें से क्या बनेगा तृतीयानुपाती क्या बनेगा। देखिए A तृतीयानुपाती आपका क्या होता है, C ही तो होगा। तो यहाँ जो है, यहाँ तृतीयानुपाती, देखिए इसका तृतीयानुपाती बताना है, यानी हमें बताना है किसका मान है,
जो है b ले लीजिए यहाँ पे, a बाई बी, और यहाँ पे हो जाएगा b बाई सी। तो तृतीय अनुपाती यहाँ क्या बनेगा आपका, c बनेगा, दो को बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए AC बराबर b स्क्वायर, और यहाँ तृतीय अनुपाती c बराबर कितना हो जाएगा, b स्क्वायर अपान a। यही बनेगा आपका तृतीय अनुपात। देखिए a अनुपाते b समानुपाते b अनुपाते c, तो c इसमें क्या हो जाएगा, तृतीय अनुपात में हो जाएगा। तो हिसाब से जब सॉल्व करेंगे तो a बाई बी बराबर हो जाएगा b बाई सी, तो c की वैल्यू निकालेंगे तो b स्क्वायर अपान a, यानी कि 25 का स्क्वायर करके 10 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 25 गुणे 25 बटे 10। 25 25 सही में कितना हो जाएगा 625 बटा 10 बराबर कितना हो जाता है 62.5। तृतीय अनुपाती का फार्मूला होता है, चाहे तो इसको रख लीजिए, c बराबर b स्क्वायर अपान a। एक होता है मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती मतलब b हो जाता है, बात समझे, तो इस हिसाब से निकाल लेंगे। चलिए नहीं समझ में आया तो फिर से बता दे रहे हैं। देखिए तृतीय अनुपाती का ये एक फार्मूला होता है, उसको पहले दिमाग में बैठाना पड़ेगा। a बाई बी बराबर b बाई सी से अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो AC बराबर कितना होता है आपका b स्क्वायर। अनुपात समानुपात में होता है, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, द्वितीयानुपाती, चतुर्थानुपाती होता है ना, तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा। अब देखिए यहाँ से द्वितीयानुपाती अगर निकालना होगा तो द्वितीयानुपात, यहाँ क्या पूछा आपका तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती क्या होगा c होगा, 3 अनुपात है उसमें से c की वैल्यू बताना है। तो c बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा b स्क्वायर अपान a, ये हो गया। अब यहाँ से b की, अब यहाँ देखिए ये b का मान होगा, ये a का मान होगा, तो b का वैल्यू अगर रखेंगे तो 25 का स्क्वायर कर देंगे अपान a, तो 25 का स्क्वायर करेंगे 625 बटे 10 बराबर कितना हो जाएगा 62.5। वैसे ही आंसर हो गया, समझ में आ गया, बस और कुछ नहीं करना है। अब ये समझिएगा, इसमें दिया है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। 3 धनात्मक संख्याओं में से पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 8:9 है, दूसरी तथा तीसरी का अनुपात जो दे रखा है वो 3:4 है। इनमें से पहली तथा तीसरी का गुणनफल दे रखा है 2400, तदनुसार तीसरी संख्या का योग। इसको कैसे निकालते हैं, देखिए अगर हम पहली और दूसरी a/b मान लें तो कितना हो जाएगा आपका 8:9, और दूसरी और तीसरी यानी कि b/c बराबर कितना दिया है 3:4। अब यहाँ से हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा a रेशियो b रेशियो c, बात समझे, आता है ना, इस टाइप से ही पूछता है कभी कभी। ये 2 रेशियो दिया रहेगा तीसरे रेशियो में, और इसमें देख लीजिए कॉमन कौन सा है, इसमें देखिए कॉमन क्या है बताइए, कॉमन आपका b है यहाँ और b यहाँ है, तो इन दोनों का केवल हम एलसीएम ले लेंगे। 3 और 9 का एलसीएम कितना होगा बताइए, 9 ही होगा, तो हम b की जगह केवल 9 रख देंगे। अब देखिए इसको 9 बनाने के लिए इसमें किसी से गुणा नहीं करना है, 8 को चेंज नहीं करना, लेकिन इसको अगर हम 9 बनाएंगे तो इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तभी ना 9 बनेगा। तो 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा 12, और a की वैल्यू नहीं चेंज होगा, 8 के 8 ही रहेगा, यानी कि 8:9:12 ये होगा। अब क्या कह रहा है, देखिए c की वैल्यू इस नाते चेंज किए हैं क्योंकि देखिए b की वैल्यू इन दोनों से हम बना दिए कितना 9 हो गया इस एलसीएम से। अब b को अगर हम 9 रखेंगे यहाँ पे, तो b अगर 9 होगा तो b अगर यहाँ पे 9 होगा तो इसके आधार पे ये भी रेशियो चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखिए कहीं पे ऐसे इसको अलग से समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कहीं दिया है b रेशियो c बराबर 3:4, बात समझिए। तो हम इन दोनों में जब भी गुणा करेंगे इसको बराबर करने के लिए, इसको देखिए 6 रेशियो आप जो है इसको 8 भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 से गुणा कर दिए, बात समझिए, यही बराबर हो जाएगा 9 रेशियो आपका 12 के। मतलब गुणा करेंगे तो बराबर से दोनों में गुणा करेंगे, क्योंकि इसका मतलब भी होता है b/c बराबर 3/4, तो जहाँ जितने से गुणा यहाँ करेंगे उतने ही से गुणा यहाँ करेंगे, ताकि वो उसका मान में कोई परिवर्तन ना हो। अब यहाँ से देखिए आपका जो दिया है इसका पहली और तीसरी का गुणनफल दे रखा है, तो पहली संख्या 8 है, तीसरी संख्या कितना है
12 है। तो पहली तीसरी का अगर गुणनफल देखें तो पहला देखिए 8 हो जाएगा, तो 8x गुणे कितना हो जाएगा 12x बराबर किसके हो जाएगा 2400 के। तो इसको काट दीजिए, तो 12 से इसको काट देंगे कितना हो जाएगा 12 दूना 24, 200 हो जाएगा। और फिर एक्स स्क्वायर बराबर, अब देखिए इसको फिर काटेंगे यानी कि 200 बटे 8 से काट दीजिए तो कितना आ जाएगा मेरा, तीनों संख्याओं का योग बताना है। 200 से इसको काट दीजिए, या देखिए एक काम करिए इसको बटे में ना करते हुए 2 से काट दीजिए, 100 बटा 4 कर देंगे इस नाते, क्योंकि उसका वर्गमूल निकाल लेंगे ना। 100 बटा 4, तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा, अगर ऐसे भी काटेंगे तो कितना आएगा 25 आ ही जाएगा, 25 तो 5 आ जाएगा। बात समझे, ये समझ में आया कि नहीं, x बराबर 5 आ गया। जब x बराबर 5 आ गया तो वैल्यू रख लीजिए। एक संख्या कितना हो जाएगा मेरा, एक संख्या 8 पचे 40 हो जाएगा, एक संख्या कितना हो जाएगा 9 पचे 45 और 12 पचे 60, सबको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, जोड़िए 40 60 100 यानी कि 145। ये समझ में आया कि नहीं आया चीज़ें, बस वही चीज़ 145 आ जाएगा, यही आंसर है। लिखना हो तो लिख लीजिए, इसको क्वेश्चन भेजेंगे तो उसी से कर लीजिएगा, लिख लीजिए इसको एक बार। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। इसका बताइए मध्यानुपाती बताना है, तो मध्यानुपाती इसमें क्या हो जाएगा, देखिए वही चीज़ है a बाई बी बराबर b बाई सी, तो यानी कि b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे AC, b मध्यानुपाती b ही तो होगा, यानी b बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट AC, तो अंडर रूट AC यानी a की वैल्यू कितना हो जाएगा 1.21 इंटू 0.09। अब इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 11 होगा, यानी कि 1.1, और इसका कितना हो जाएगा 0.3, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 11 तियाँ 33, यानी कि 2 अंक बाद 10 लगा देंगे एक एक करके, हो गया। इसी फार्मूले में बैठा दीजिए, चलिए लिख लीजिए जल्दी जल्दी लिख डालिए। हो गया, चलिए लिख लीजिए आराम से लिख लीजिए। हो गया, एक दो लाइन लिख लिया करिए, उसके बाद सॉल्व किया करिए घर पे। अभी देखिए, अभी कई बार पूछा गया क्वेश्चन से, इसको सॉल्व करिए। राम ने अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपनी विधवा पत्नी के नाम छोड़ा और शेष का 3/5 भाग अपने पुत्र के नाम छोड़ा और शेष संपत्ति पुत्र को दी। यदि पुत्र को 6400 रुपया मिले तो राम की मूल संपत्ति कितनी थी बताइए। 3/5 भाग अपने किसको दिया, पुत्री को दिया, शेष का
अब देखिए टोटल कितना था इसके, मान लीजिए एक भाग था, इसमें से एक भाग में से कितना निकाल दिया। देखिए एक भाग मान लीजिए उसके पास था, एक भाग में से अगर 1/3 भाग निकाल दिया तो उसके पास कितना बचा, 2/3 भाग। 1/3 भाग किसको दे दिया, अपनी पत्नी को दिया, और शेष का 2/3 भाग, तो शेष जो आएगा उसका 3/5 कह रहा, 2/3 सॉरी 3, हाँ यानी कि 2/3 का कितना भाग, 3/5 भाग, यानी किसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/5 भाग, यानी कि 2/5 भाग किसको दिया इसने, पुत्री को दे दिया। बात समझे, शेष संपत्ति किसको दिया, पुत्र को दिया। तो 2/5 अगर अब शेष मेरा कितना बचा था, पहले 2/3 बचा था, अब 2/3 में से हम कितना घटा देंगे, 2/5, तो मेरा जो शेष आएगा वही शेष बचेगा। अब इसका एलसीएम ले लिए तो कितना हो जाएगा मेरा 15, और यहाँ कितना हो जाएगा 10 - 9, यानी कितना हो जाएगा 1/15, यानी 1/15 यूनिट बचा है, वही किसको दिया है, ये पुत्र को दिया है। तो 1/15 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा, 6400 के। तो 1 यूनिट बराबर इसी से गुणा कर लीजिए, तो 64 जी कितना, एक सेकंड अच्छा यहाँ पे 6 होगा। देखिए यहाँ पे अगर हम 5 से, ये तो सही है ना, इसमें से इसको घटाया ना, देखिए इसमें से इसमें भाग दिए तो कितना आ रहा है मेरा, 3 × 5 = 15, 5 आया, 2 से इसमें गुणा कर दिए, और यहाँ से गुणा किए तो कितना आया मेरा, देखिए अच्छा हाँ ये 3 थोड़ी है, 2 है ना, तो 5 × 15 6 हो जाएगा, इसको 3 रहता तब होता है ना, यानी कितना हो जाएगा आपका 4/15। अभी आंसर ही नहीं मैच करता, 4/15। अब 4/15 यूनिट बराबर किसके आ गया, आपका 6400 के आ गया, तो 1 यूनिट बराबर किसके आ जाएगा, इसको पलट दीजिए 15/4, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1600 में 15 से गुणा कर दिए, कितना हो जाएगा, 1600 में 15 से गुणा कर दिए, तो 16 देखिए 0 0 और 15 छक्का 90, 0 9 15 5 20 4 24, यानी कितना आ जाएगा आपका 24,000। गुणा कर लीजिए, आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं। देखिए जैसे दिया वैसे ही करते जाएंगे। क्या अगर राम अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी संपत्ति का 1/3 भाग किसको दे दिया, विधवा पत्नी के नाम छोड़ा, और शेष का 3/5। अब 1/3 भाग अगर इसमें से घटाएंगे कितना आएगा, 2/3 भाग। अब 2/3 भाग जो बचा है इसका कितना भाग, 3/5 भाग, यानी मेरा कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे 2/5 भाग। अब 2/5 भाग का जो शेष होगा इसमें से घटाएंगे तो 2/3 माइनस कितना हो जाएगा 2/5, तो यही आ गया आपका कितना 4/15, यानी 4/15 यूनिट जो बचा वही 24,000 की हो जाएगा। लिखेंगे इसको, लिखना हो तभी आ जाएगा। लिखिए, एक मिठाई का डिब्बा ए और बी के बीच 3:4 के अनुपात में बांटा गया। यदि ए को मिठाई के 36 टुकड़े मिले तो मिठाई की कुल संख्या कितनी रही होगी, बताइए कितने मिठाई होंगे टोटल। यानी कि 3 यूनिट बराबर किसके दे रखा है 36 के, तो 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा आपके 12 के, ये तो हो जाएगा 12 × 36, तो 7 यूनिट बराबर टोटल मिठाई की संख्या बता रहा है ना, तो 12 × 7 = 84, यानी कि 84 डायरेक्ट आ जाएगा। ये तो कल ले जाएंगे ना। इसमें देख लीजिए क्या होगा। 3 संख्याएं आपका दिया है 3:4:5 के अनुपात में हैं। उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। तदनुसार सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, बताइए इसमें कैसे निकालेंगे। देखिए क्या कह रहा है,
इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग, सबसे बड़ी कौन सी है इसमें 5 है, तो इसको मान लेते हैं हम 5x और इसको 3x। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या मान लेते हैं 4x और 52 को उसी में ऐड कर लेते हैं, यही तो कह रहा है। उसी के आधार पे निकाल लेंगे छोटी संख्या। अब यहाँ कितना हो जाएगा 5 3 8, 8 में से 4 निकाल देंगे, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा मेरा 4x बराबर 52, तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरा 13। तो सबसे छोटी संख्या कितनी है 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा, यानी कि 3x बराबर कितना हो जाएगा 13 तिया 39, यानी आपका सी वाला यही हो जाएगा। समझ में आ गया। 13 कैसे आया, ये देखिए ये वाला लाइन समझ में आया है, इसको जोड़ें 8 आ गया, इधर आके घटा दिए 4 आ गया। अब यहाँ 4 यूनिट बराबर 52 के, तो 13 4 से इसमें भाग दे दिए, 4 करने में 4 4 3 12। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो ये x बराबर कितना हो जाएगा 52/4 बराबर 13, काट दिए 4 से काट दिए, वही हो गया 13। लिखेंगे, लिखना हो तो लिख सकते हैं। उसके बाद दिया एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया 3:2 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात कितना हो जाता है 6:5 हो जाता है। स्कूल में लड़कों की संख्या क्या होगी। अब देखिए संख्या में किसकी वृद्धि हुई है लड़कों और लड़कियों का अनुपात जो दे रखा है, यानी कि आपका बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है 3:2। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो जो अनुपात हो जाता हो, देखिए 6:5 का अनुपात हो जाता है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या क्या होगी, यही तो है अब इसके आधार पे देखिए संख्या और आ रहा है, तो इसके आधार पे हो रहा है, तो हम एक को बराबर कर देंगे, चाहे हम इसको बराबर करें। देखिए जो संख्या, जैसे मान लीजिए इसमें संख्या में किसकी वृद्धि हो रही, तो लड़कियों जो संख्या आ रहा है वो किसका आ रहा है, लड़कियों की संख्या आ रहा है ना, वृद्धि हो रहा है। लड़कों की संख्या क्या है, समान है, यहाँ भी। तो हम दोनों जगह ऐसा करेंगे, रेशियो में बराबर कर देंगे। क्या ऐसा संभव होगा। अगर देखिए इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें इस पूरे रेशियो में, तो मेरा बराबर हो जाएगा कि नहीं, रेशियो होगा ना। यानी ये कितना हो जाएगा मेरा, ये 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा। अब देखिए लड़कों की संख्या में कोई वृद्धि हो रहा है, रेशियो में नहीं हो रहा है, यानी कि यही रेशियो मान के हम कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसमें जो डिफरेंस अगर इधर बराबर कर रहे हैं तो इधर का डिफरेंस कितना आ जा रहा है 1 यूनिट का, तो यही 1 यूनिट बराबर यही किसके हो जाएगा। देखिए कितने लड़कियों की संख्या है 6 है, तो 1 यूनिट बराबर वही हो जाएगा आपका 6। अब पूछा क्या जा रहा है, स्कूल में लड़कों की संख्या क्या होगी, तो लड़कों की संख्या कितना यूनिट है बताइए, 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 6 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा आपके 36 के, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं है चीज़ें, एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए इसमें क्या करना है, रहा है कि स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात जो दे रखा है, देखिए बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का जो अनुपात दे रखा है 3:2 दे रखा है। उसके बाद क्या कह रहा है, लड़कियों की संख्या केवल बढ़ा रहा है, लड़कों की संख्या नहीं बढ़ाया है। तो लड़कों का जो रेशियो है वो कितना है मेरा 6:5 है। तो लड़कों की संख्या में अगर नहीं वृद्धि हो रहा है तो रेशियो में भी तो बराबर होंगे, लड़के बराबर होंगे। तो इसको हम ऐसा करें कि ये रेशियो बराबर कर दें। तो इसको रेशियो बराबर करने के लिए देखिए यहाँ कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से अगर हम गुणा कर दें तो ये मेरा 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यही तो होगा। तो जो मेरा रेशियो यहाँ बन जाएगा, यहीं लिख लीजिए छोटा सा, 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4। यानी ए रेशियो में तो 0 का अंतर हो गया, इसमें 1 यूनिट का अंतर हो रहा है, तो ये 1 यूनिट बराबर मेरा कितना बढ़ गया। देखिए लड़कियों की संख्या 6 बढ़ रहा है, 6 क्यों हो गया। अब
बॉयज़ की संख्या मेरा कितने यूनिट से हमको आंसर निकालना है, 6 यूनिट से निकालना है, तो 6 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी 6 यूनिट बराबर यही हो जाएगा आपका 36 के सीधा आंसर हो गया। समझ में आ गया चीज़ है, बस लिखना तो लिख सकते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए सीपीयू में आया, कई बार आ चुका है। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, एक तरबूज को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में 2 टुकड़ों में काटा गया। बात समझें? उसके बाद फिर क्या कह रहा है, उसमें बड़े टुकड़े को भार के अनुसार 5:7 के अनुपात में दोबारा काटा गया, तदनुसार उन तीनों टुकड़ों का अनुपात क्या होगा? बताइए। उसमें से बड़े टुकड़े के भार के अनुसार इसको फिर काटा गया, क्या 5:7 में काटा गया। अब इसमें देखिए रेशियो क्या बनेगा, बताइए। जी A:B फिर B:C, 3 ही अनुपात तो बनाएंगे, A:B B:C, तो सही है। A:B बराबर मेरा कितना दिया है, 3:5, और B:C बराबर कितना दे रखा है, 5:7, यही तो होगा। अब देखिए B यहाँ भी है, B यहाँ भी, दोनों जगह क्या हो गया, B कॉमन हो गया, तो इसमें कुछ करना नहीं है। अगर कुछ डिफरेंस होता तो उसका एलसीएम ले लेते, तो A:B:C, यानी 3:5:7, ये हो गया 3, 5, 7। उसके बाद क्या रहा है, किसी कक्षा में छात्रों की संख्या 55 है, छात्र और छात्राओं के बीच 5:6 का अनुपात है, तो छात्राओं की संख्या क्या होगी, बताइए। छात्र और छात्राओं का के बीच कक्षा में टोटल छात्र जो हों कितने हैं, 55 हैं। अब देखिए यानी कि बॉयज़ एंड गर्ल्स कितना हो जाएगा, 5 और 6 के रेशियो में 6। अब 11 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा, बताइए, 55 के, तो 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा, 5 के, ये तो होगा। तो 1 यूनिट बराबर अगर 5 के है, तो हमें कितने छात्राओं टोटल संख्या बताना है, तो टोटल कितने हो जाएंगे मेरे पास, नहीं छात्राओं की संख्या बताना, छात्राएं कितने होंगे, 6 यूनिट, तो 6 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा, 6×5 30 के। समझ में आ गया? लिखना हो तो लिख सकते हैं, जैसे इसमें x मान के नहीं, डायरेक्ट जैसे दिया वैसे ही निकाल लेंगे। जैसे देखिए छात्राओं की संख्या कितना दिया है, 55 दिया है, छात्रों की संख्या टोटल, तो छात्रों छात्राओं को मिला के ना होगा ना, मेरा कितना हो जाएगा 55, तो 6, 5, 11, 11 यूनिट बराबर 55 के हो गया, 1 यूनिट बराबर 5 के हो गया। हमें बताना कितना है, छात्रों की संख्या, छात्राओं की संख्या बताना, तो छात्राओं का यूनिट कितना है, 6 यूनिट बराबर हो गया 6×5 30 के। आगे चलें। इसको नोट करने से बढ़िया है कि इसको एक बार जाके वीडियो को फिर से देख लिए जाकर, ये 2-3 बार जब देख लेंगे तो ऑटोमेटिक, इससे क्या होगा, आपका डबल फ़ायदा है। मान लीजिए यहाँ जो पढ़ा रहे हैं इतना तक वो भी लगा, आवाज़ भी क्लियर होगा उसमें, तो एक बार देख लेंगे रफली, तो कम से कम कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा, और उसी से नोट्स बना लीजिए, वही चीज़ है। देखिए यहाँ कह रहा है, एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दे रखा है कितना, 4:7 है, तथा लड़कियों तथा अध्यापकों का अनुपात जो दे रखा है 13:2 है, तो छात्रों तथा अध्यापकों का क्रमशः अनुपात क्या होगा, बताइए कितना हो जाएगा। पहले देखिए इसमें क्या निकालेंगे, इसमें क्या कह रहा है, छात्रों टोटल, पहले लड़के लड़कियों का अनुपात दे रखा है, फिर लड़कियों और अध्यापकों का अनुपात दे रखा है, तो बॉयज़ गर्ल्स का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दिखा है,
4:7। अब देखिए गर्ल्स और टीचर, इनका जो रेशियो दे रखा हो 13:2 दे रखा है। अब तीनों का रेशियो एक साथ निकालेंगे, बॉयज़, गर्ल्स और जो टीचर है उसका, तीनों का अगर रेशियो एक साथ निकाल के तभी ये जोड़ेंगे, बात समझें। अब तीनों का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका। अब देखिए ये दोनों का एलसीएम अगर लेंगे तो दोनों का गुणा होगा डायरेक्ट, 13 कितना हो जाएगा, 13 91, यहाँ रख देंगे। अब देखिए इसमें 13 से गुणा करना पड़ेगा, इस रेशियो को बराबर करने के लिए इसमें 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो 13 चौका 52 यहाँ हो जाएगा और 7 दूनी 14 यहाँ हो जाएगा, यही तो होगा। देखिए 13 चौका 52 यहाँ हो गया और 7 दूनी 14 यहाँ हो गया। अब यहाँ छात्रों का कह रहा है, छात्र का नहीं कह रहा है, लड़कों या लड़कियों की बात नहीं किया है। यहाँ पे क्या किया है, छात्रों तथा अध्यापकों का क्रमशः अनुपात। तो छात्र इसमें कितने हो जाएंगे, बॉयज और गर्ल्स दोनों मिला के छात्र होंगे ना, तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे टोटल। यानी कि इसमें अब रेशियो क्या बताना है, B+G/T। समझ में आ गया कि नहीं। बॉयज और गर्ल्स दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे देखिए 3 और 9 5 14, यानी कि 143/14। तो कौन सा हो जाएगा आपका, बी वाला। बात समझें, बस यही आंसर हो जाएगा। लिखेंगे कि मिटा दें, आगे चलें। चलिए देख लीजिएगा जब समझ में आएगा तो। चलिए इसको भी बाद में कराते हैं, पहले इस पे आ जाइए, उसको थोड़ा सा अलग तभी सेकंड में कराएंगे उसको। इसका कितना हो जाएगा, पहले एक तरह से जितना उसको करते चलना है। ए रेशियो बी बराबर दिया है 3:4 तथा बी रेशियो सी बराबर दिया है 6:5 हो, तो सी रेशियो ए बराबर कितना हो जाएगा बताइए, इसको बताइए। इसमें देखिए ए बी सी, पहले तीनों निकाल के तभी अलग करेंगे, ऐसा नहीं डायरेक्ट बी और सी को ले लेंगे। अब इसका देखिए एलसीएम लेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 3 और 4 का 6 और 4 का एलसीएम 12 होगा। एलसीएम 12 तो होगा, 6 दूनी 12, 12 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। अब इसको 12 बनाने के लिए इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें 2 से। ये इसी को ध्यान में रखेंगे, इस 4 को ही तो 12 बनाए हैं, तो यानी 3 से गुणा कर दिए, 4 3 12। तो ए अगर ये 12 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 9 हो जाएगा। ऐसे अगर ये 12 होगा तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 10 हो जाएगा। तो 9:12:10, सीधा सीधा आ गया। तो अब इसमें देखिए हमें बताना क्या है, ए और सी का रेशियो, तो डायरेक्ट ए और सी अब यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 9:10, यही आपका आंसर हो जाएगा। पहले तीनों का निकाल के उसके बाद फिर उसको निकालेंगे। इसमें बताइए क्या होगा। इसमें भी क्या करेंगे, पहले ए बी सी तीनों का रेशियो निकालेंगे, उसके बाद वैल्यू रखेंगे। अब यहाँ से देखिए आपका दिया क्या है, ऐसे ही यहाँ पे कर लीजिए। देखिए इस अगर बी को यहाँ बराबर करना है तो बी का रेशियो कितना लेंगे, यहाँ पे देखिए बी यहाँ 4 है, यहाँ 3, अगर बराबर करेंगे तो इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा और इसमें कितने से, 3 से। जब यहाँ 4 से गुणा होगा तो 4 से गुणा यहाँ भी होगा और यहाँ भी 3 से गुणा होगा। बात समझें। अब देखिए हम बराबर कर दें, यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 8:4 12:15। अब ए बी सी का हमें पता चल गया मान। अब यहाँ पे मान डायरेक्ट इस नाते रख सकते हैं क्योंकि ये एक ही पावर है, सब में पावर इसका सेम है। अगर सेम पावर है तो वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं। अब ए का वैल्यू कितना हो गया 8, बी का वैल्यू कितना हो गया 12, फिर बी का वैल्यू कितना हो गया 12, सी का वैल्यू कितना हो गया 15। तो 20 बटा कितना हो जाएगा आपका 27, यही हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब इतना रहने दीजिए, बाकी नेक्स्ट में अभी करवाएंगे।